हाय गाइस, वेलकम माय चैनल मूवी मैजिक। कहानी की शुरू में दिखाता है सैन डिएगो की सड़क पर काइल और उसकी बहन बेकी ने इस तथ्य पर चर्चा की कि वे घर से भाग रहे हैं क्योंकि बेकी 6 महीने की गर्भवती है और उनके माता पिता इसे अच्छी तरह से नहीं लेते हैं। बेकी अपने फैसले का अनुमान लगा रही है जब वो अचानक बीमार महसूस करने लगती है, इसलिए काइल चर्च के पास रुक जाती है ताकि जब वे जाने वाले हों तो उसे उल्टी हो जाती है। बेकी का कहना है कि उसे लंबी घास में मदद के लिए चिल्ला रहे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। काइल ने कार को चर्च के पास पार्क करने का फैसला किया और भाई बहन बात करते रहे। उन्हें पता चला कि लड़का कई दिनों से घास में फंसा हुआ है। उसी समय सड़क के किनारे एक किताब दिखाई देती है और घास में एक महिला की आवाज भी सुनाई देती है जो लड़के से शिंगज्यूड बंद करने के लिए कह रही है। आवाज की मात्रा कैलासियम्स। लड़का सड़क के पास है और मदद के लिए घास में जाने का फैसला करता है। जब वह 911 को कॉल करने की कोशिश करती है तो बेकी उसका पीछा करती है, लेकिन तब वह रिसेप्शन खो देती है क्योंकि जब वह अपना फोन नीचे रखती है तो वह अधिक गहराई में चली जाती है। बेकी को पता चलता है कि उसकी फोन घास में खो गई है। वह अपने भाई का पता लगाने के लिए जोर जोर से बोलना शुरू करती है और उन्हें कार में वापस जाने का सुझाव देती है क्योंकि पहले कुछ ठीक नहीं लगता है। उन्हें फिर से एकजुट होने की जरूरत है, इसलिए बेकी जोर से एक पुराना ईरान नहीं का उच्चारण करती है, लेकिन इससे पहले तो कई भ्रमित हो जाता है। आपकी आवाजें उसके दाहिनी ओर से आ रही हैं और फिर अचानक उसकी आवाज उसके बाईं ओर से आ रही है। इसके बाद वे एक दूसरे के स्थान का पता लगाने के लिए कूदने के लिए सहमत होते हैं। पहली छलांग में वे एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दूसरी छलांग में वे अचानक बहुत दूर हो जाते हैं। भले ही वे छलांग के बाद चल भी नहीं रहे हों, बेकी कीचड़ में गिर जाती है और घबराई हुई काइल मदद के लिए उसकी ओर दौड़ने का फैसला करती है। अब ये काइल है जो कीचड़ में गिर जाता है और वो ये देखकर चौंक जाता है कि फ्रेडी नाम का एक मरा हुआ कुत्ता है जिसके चारों तरफ मक्खियां मंडरा रही हैं। जाहिर है वो कुछ समय से यहाँ है। घंटों बीत गए, भाई बहन एक दूसरे को ढूंढने या बाहर निकलने में असमर्थ रहे और जैसे ही सूरज ढल गया उन्होंने स्वीकार किया कि वे घास के मैदान में फंस गए हैं। बेकी अपने भाई को फिर से बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह वास्तव में थक जाती है, इसलिए वह काइल के पहले उसे ढूंढने का इंतजार करने बैठ जाती है। अचानक घास के बीच एक खौफनाक आकृति दिखाई देती है, लेकिन ये रॉस नाम का एक आदमी निकला जो उसे मैदान से बाहर ले जाने में मदद की पेशकश करता है। वह बताता है कि उसे एक रास्ता मिल गया है, लेकिन वह अभी तक नहीं गया है क्योंकि वह अपनी पत्नी और बेटे की तलाश कर रहा है, जिनकी आवाज भाई बहनों ने जल्दी ही सुन ली थी। बेकी उससे सावधान रहती है, लेकिन उसके पास उसकी मदद स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए वे एक साथ काइल की तलाश में जाते हैं। कुछ और समय बीत जाता है और काइल बेकी को बार बार बुलाता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वह निराश होकर बैठा रहता है। लेकिन कुछ अचानक उसे चौंका देता है। ये टोबन है, वो लड़का जो पहले मदद के लिए पुकार रहा था। वह सांत्वना देता है। कैलन कहता है कि एक बार चीजें तैयार हो जाने के बाद उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। यह अजीब है। काइल पूछता है कि क्या टोबन ही वो व्यक्ति था जिसने उन्हें मैदान में फुसलाया था, लेकिन टोबन का कहना है कि वह और उसका परिवार अंदर गए थे क्योंकि उन्होंने एक आदमी को भी मदद के लिए पुकारते हुए सुना था और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वे कितने समय से यहाँ हैं। कोबन का कहना है कि उसकी बहन जल्द ही मर जाएगी और काइल को आश्चर्य होता है कि लड़का कैसे जानता है कि बेकी उसकी बहन है। टोबन ने उत्तर दिया कि चट्टान ने उसे सच बताया है। जाहिर तौर पर यह चट्टान ही है जो आपको घास को सुनना सिखाती है और इसी से आपको चीजों के बारे में पता चलता है। तब टोबिन प्राणी कैल्टे बेकी का मार्गदर्शन करते हैं। इस बीच रॉस और बेकी उसके बच्चे के बारे में बात करते हैं और रॉस को लगता है कि जब वे चल रहे थे तो बच्चे का पिता उसके साथ नहीं है। बेकी को दवा की बोतल मिलती है और जमीन पर पड़ी कैंची को समझ नहीं आ रहा कि वे वहां कैसे पहुंची। जब वह दोबारा देखती है तो उसे पता चलता है कि रॉस अब वहां नहीं है। उसने उसे कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उसने कैलिफोर्निया को कॉल करना शुरू कर दिया। वह किसी संकेत के लिए इधर उधर देखती है। अचानक कोई चीज उसे पकड़ लेती है और वापस किले के पास घास में ले जाती है। वह काइल को एक छोटे से क्षेत्र में ले जाता है जहां घास नहीं है और आईटी के बीच में एक रहस्यमयी विशाल चट्टान है। कोबन काइल से आईटी को छूने का आग्रह करता है, लेकिन जब काइल करीब आता है तो उसे आदिवासी मौके की फुसफुसाहट सुनाई देती है। काइल द्वारा आईटी को छूने से ठीक पहले बेकी ने चीखने की आवाज सुनी है और काइल तुरंत उसकी आवाज की दिशा में दौड़ता है। टोबन को नजरअंदाज करते हुए उसे वहां न आने की चेतावनी देता है। अचानक दिन एक स्पष्ट दिन में बदल जाता है, जिसमें एक ट्रक चर्च के समान सड़क पर एक गैस स्टेशन पर रुकता है। ये बेकी का पूर्व ट्रेविस है, जो ट्रेन स्टेशन पर कुछ नहीं मिलने के बाद से भाई बहन की तलाश में आया है। ट्रेविस अपनी यात्रा जारी रखता है और चर्च के पास बेकी और काइल की कार खड़ी पाता है। जब वो कार के अंदर देखता है तो उसे कीड़े और धूल दिखाई देती है, जो ये दर्शाता है कि वाहन कई हफ्तों से वहां मौजूद है। ट्रेविस ने उनके नाम पुकारना और उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद वो चर्च में प्रवेश करता है, लेकिन वह भी खाली है। बाहर जाते समय वो जमीन पर एक किताब देखता है और उसे उठाता है। केवल उस पर बेकी का नाम देखता है।
भाई बहनों के घास के मैदान में प्रवेश करने पर संदेह करते हुए ट्रेविस भी अंदर चला जाता है, घास को समेटता है और सूरज का पीछा करता है ताकि वह वापस आने के तरीके पर नजर रख सके। दुर्भाग्य से हर बार जब वह एक कदम बढ़ाता है तो घास अपने आप खुल जाती है। कुछ कदम चलने के बाद ट्रेविस को एहसास हुआ कि सूरज अब सही जगह पर नहीं है, लेकिन अपनी उलझन की परवाह किए बिना वह रात होने तक चलता रहता है। चूंकि वह थका हुआ है इसलिए वह जमीन पर लेट गया और बेकी की तस्वीर को घूरने लगा। अचानक कुछ चीज ट्रेविस को चौंका देती है। ये टोबिन कहीं से बाहर आ रहा है क्योंकि लंबी घास में फुसफुसाहट और हंसी सुनी जा सकती है। टोबिन ने खुलासा किया कि वह ट्रेविस का नाम जानता है और वह बेकी की तलाश कर रहा है और कह रहा है कि वो उसे उसके पास ले जा सकता है। ट्रेविस उसका पीछा करने में संकोच नहीं करता है, केवल मैदान के ठीक बीच में बेकी के मृत शरीर को खोजने के लिए अविश्वसनीय रूप से परेशान होता है क्योंकि ट्रेविस उसके रोने का दावा करता है। टोबिन बताते हैं, घास मृत चीजों को नहीं हटाती है क्योंकि आईटी उन्हें ढूंढना आसान बनाता है। जब ट्रेविस ने ऊपर देखा तो टोबिन गायब था। अगली सुबह ट्रेविस उठता है और अपने ठीक बगल में बेकी का शव देखता है। वो उसके शरीर से एक हार उठाता है और फिर से हिलना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो मदद के लिए पुकारने लगता है। ये टोबिन है जो जवाब देता है और ट्रेविस उसे फिर से बुलाता है ताकि लड़का उसे ढूंढ सके। हालांकि जो टोबिन दिखाई देता है वह साफ और स्वस्थ दिखता है और वह अपनी मां नताली, अपने पिता रॉस और कुत्ते फ्रेडी के साथ वहां है। इससे पता चलता है कि घास का मैदान किसी प्रकार के टाइम लूप में फंस गया है। नेटली की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अचानक फ्रेडी मैदान में दौड़ता है और टोबिन उसका पीछा करता है। उस समय ट्रेविस को पता चलता है कि टोबिन मैदान छोड़ने में कामयाब हो गया है और वो उसे वापस अंदर न आने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़का अपने परिवार के लिए आ रहा है। नेटली सोचती है कि उसने पास में प्रतिबंध के बारे में सुना है और उसे ढूंढने के लिए समूह से अलग हो जाती है। रात होने तक रॉस अकेले अपने परिवार की तलाश कर रहा होता है और उसकी नज़र रहस्यमयी चट्टान पर पड़ती है। अगली सुबह टोबिन मदद के लिए चिल्ला रहा है जबकि बेकी और कई फिर से कार के साथ मैदान के बाहर हैं। हालांकि इस बार ट्रेविस भी मैदान में है। जब वह बेकी की आवाज सुनता है तो वह उसका नाम पुकारता है और जवाब देने से पहले दोनों भाई बहन उसे सुनकर चौंक जाते हैं। ट्रेविस उन्हें बताता है कि वह उनकी तलाश में आया था, जिस पर बेकी को विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। अचानक उन्हें टोबिन की आवाज बेकी की कविता सुनाते हुए सुनाई देती है और ट्रेविस अंततः लड़के बेक को ढूंढने के लिए आईटी का अनुसरण करता है। बेकी भी वही काम करती है और ट्रेविस के साथ फिर से जुड़ जाती है, जिससे वह क्षण अजीब हो जाता है। कुछ ही समय बाद काइल भी आता है और उसे स्पष्ट रूप से ये तथ्य पसंद नहीं आता कि ट्रेविस वहां है। उस समय समूह को भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए फ्रेडी का शव मिलता है। ट्रेविस भाई बहनों को बताता है कि वे 2 महीने से लापता हैं, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उनके दृष्टिकोण से वे केवल 2 दिन पहले ही चले गए थे। अचानक बेकी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है और कहता है कि उन्हें जाने की जरूरत है। इसलिए ट्रेविस ने लड़के को बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए अपने कंधों पर तौलिया उठा लिया। सौभाग्य से उसे कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है और वे आईटी की ओर चलना शुरू कर देते हैं। केल ने ट्रेविस से पूछा कि क्या उसने उनके बारे में किसी को बताया है, इस उम्मीद में कि कोई उनकी तलाश में आएगा, लेकिन दुख की बात है कि ट्रेविस ने किसी को नहीं बताया। उसी समय बेकी को अपने पेट में कुछ दर्द महसूस होता है, जो ट्रेविस को बच्चे के बारे में पूछने के लिए प्रेरित करता है। बेकी ने उसे बताया कि यह एक लड़की है और उसे बच्चे की हलचल महसूस करने के लिए पेट को छूने दे। अचानक उनके सदमे में एक फोन बजता है। बेकी जैसी आवाज से एक कॉल आती है जो रो रही है क्योंकि उसने उनसे ट्रेविस को परेशान न करने के लिए कहा क्योंकि वे बार बार वही गलती करते रहेंगे। ये सब अविश्वसनीय लगता है। समूह आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें घास के बीच से देख रहा है। कुछ कदम बाद बेकी कीचड़ में फिसल जाती है और जैसे ही वह गिरती है उसे एक बच्चे, लंबी घास और अजीब लोगों के रहस्यमयी दृश्य दिखाई देते हैं जो उसकी ओर आ रहे हैं, जो उसे भयभीत कर देता है और बेहोश कैलन ट्रेविस को उसकी ओर दौड़ने पर मजबूर कर देता है। लेकिन उसी समय रॉस आता है और उसकी भी मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उन्हें बाहर ले जा सकता है। ट्रेविस उसे उस इमारत के बारे में बताता है जिसे उन्होंने देखा था और टोबैन को फिर से उठाता है, लेकिन इस बार वह इमारत को नहीं देख सकता है। हर तरफ घास ही घास है। रॉस रहस्यमय तरीके से कहता है कि वहाँ चीजें इसी तरह काम करती हैं। समूह चलता रहता है और अंततः वे फिर से चट्टान पर पहुंच जाते हैं। इस बार उन्होंने देखा कि पूरी चट्टान पर नक्काशी है और किसी तरह रॉस जानता है कि आईटी एक उच्च ज्ञान को संदर्भित करता है, जिसे वह आईटी को छूते हुए समझाता है। हर कोई सोचता है कि रॉसी डरावना हो रहा है और वह कई से भी चट्टान को छूने का आग्रह करता है और कहता है कि ऐसा होने से पहले उसे भी ज्ञान प्राप्त होगा। नताली घास से बाहर आती है और उसे रोकती है और अपने पति से कहती है कि वो उनसे दूर रहे। वो स्पष्ट रूप से उससे भयभीत है और दूसरों को बताती है कि रॉस झूठ बोल रहा है, ये समझाने से पहले कि उसने बेकी और रॉस को पहले देखा था। लेकिन बेकी जीवित नहीं थी और रॉस ने नेटली को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी।
रॉस इससे इनकार करता है और जब वे बहस करते हैं तो बेकी फिर से सपने देखती है, लेकिन इस बार वह रॉस को घास में बहुत अलौकिक रूप में देखती है। भयभीत बेकी ट्रैविस और काइल से कहती है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए। वे इनको पाने की कोशिश करते हैं। टोबन उनके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन रॉस अभी भी उन्हें चट्टान को छूने के लिए हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है। ट्रैविस आईटी काटता है, जिससे एक बहस शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक शारीरिक लड़ाई बन जाती है क्योंकि पुरुष एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं। बेकी काइल से ट्रैविस की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन काइल मना कर देता है जबकि वे लड़ते हैं। रॉस इस बात पर जोर देता रहता है कि कूड़े को चट्टान को छूना चाहिए और अंततः लड़ाई जीतने के लिए उस पर काबू पा लेता है। इसके बाद रॉस नेटली पर हमला करता है और दिखाता है कि वह वास्तव में आईटी खो चुका है जब वो अपने नंगे हाथों से उसके सिर पर प्रहार करता है। समूह के बाकी सदस्य रॉस से दूर भागते हैं और फ्रेडी को ढूंढते हैं, इसलिए वे उसका तब तक पीछा करना शुरू कर देते हैं जब तक कि वे इमारत तक नहीं पहुंच जाते और उसे छोड़ नहीं देते। एक बार जब वे अंदर पहुंच जाते हैं तो ट्रैविस और काइल इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। एक बहस शुरू करते हुए काइल ने बेकी को छोड़ने के लिए ट्रैविस को दोषी ठहराया। उस पर बेकी को बच्चे को समाप्त करने की चेतावनी देने का आरोप लगाया और ट्रैविस ने केला की उसकी बहन के लिए शरारती भावनाओं को कहकर जवाबी कार्रवाई की, जिससे काइल को मुक्का मारना पड़ा और लड़ना शुरू कर दिया। उसी समय रॉस पकड़ लेता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। समूह तुरंत सीढ़ियों से छत पर जाता है और उस क्षेत्र के चारों ओर देखता है जहां उन्हें मैदान के पार चर्च दिखाई देता है। दुर्भाग्य से उन्हें आईटी तक पहुंचने के लिए घास से होकर गुजरना होगा, इसलिए वे दूसरी योजना खोजने की कोशिश करते हैं। अचानक ट्रैविसी का फ्रेडी दौड़ रहा है, लेकिन जब वह घास में जाता है तो कुत्ता गायब हो जाता है। इससे उन्हें लगता है कि लूप में एक छेद है और अधिक सुराग तलाशने की कोशिश में उन्हें बाहर ले जाते हैं। ट्रैविस छत के किनारे पर खड़े होकर मैदान को करीब से देखता है, जिसके कारण काइल का ध्यान भटक जाता है, लेकिन ट्रैविस के जमीन पर गिरने से वह उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करता है। ये सब टोबिन द्वारा देखा जाता है और जब काइल की नज़र लड़के पर पड़ती है तो वह खुद को समझाने की कोशिश करता है। हालांकि उसी क्षण रॉस करीब आने लगता है। समूह फिर से चलता है, लेकिन बेकी ट्रैविस के उसके बिना जाने से इनकार करने के बारे में पूछती है। जब काइल कोई उत्तर नहीं दे पाता तो बेकी को संदेह हो जाता है कि उसने ट्रैविस के साथ कुछ किया है और वो अपने भाई से दूर चली जाती है। काइल उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस अचानक उसे पकड़ लेता है, जिससे पता चलता है कि वह ट्रैविस घटना के बारे में सच्चाई जानता है। काइल भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस उसे जाने नहीं देता और उसे जमीन पर गिरा देता है क्योंकि वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। उसी समय घास के मैदान में कई शव दिखाई देते हैं। ट्रैविस जिंदा निकला और वह फिर से बेकी की तलाश में खड़ा हो गया। वह उसका नाम लेकर चिल्लाता है और वह जवाब देती है, लेकिन वे एक दूसरे को हार मानते हुए नहीं देख सकते। वे दोनों घास में लेट जाते हैं और फिर से अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं। इसलिए ट्रैविस कहता है कि वो खुश है। बच्चे को रखने का बेकी का निर्णय। हालांकि बेकी ने कबूल किया कि वह बच्चे को नहीं रखने वाली थी और इसलिए वे सैन डिएगो जा रहे थे। वहाँ एक परिवार था जो बच्चे को परेशान करना चाहता था। ट्रैविस ने कसम खाई है कि वो कोई रास्ता खोज लेगा। अचानक रॉस आता है और संघर्ष में बेकी पर हमला करता है। बेकी उस कैची को पकड़ने में सफल हो जाती है जो उसे जमीन पर मिली थी, लेकिन रॉस तुरंत उसे निर्वस्त्र कर देता है। फिर वो उसका फायदा उठाने के इरादे से उसे नीचे गंदगी में ले आता है, लेकिन इससे बेकी को फिर से कैची पकड़ने और रॉस की आंख में छुरा घोंपने का मौका मिलता है क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है। बेकी यथासंभव तेज दौड़ती है, तभी वह घबरा जाती है जब वह देखती है कि दर्जनों घास वाले लोग उसकी ओर आ रहे हैं। साइड ये अजीब लोग उसे पकड़ लेते हैं और घास में खींच लेते हैं। क्षण भर बाद बेकी खुद को चट्टान के सामने कीचड़ में पड़ा हुआ पाती है। वह अपना फोन निकालती है और एक कॉल करती है, जो वही कॉल साबित होती है जिसके बारे में उन्होंने पहले सुना था कि उसने ट्रैविस को कैलहर्ट नहीं करने दिया था। अचानक घास वाले लोग वापस आते हैं और बेकी को घेर लेते हैं क्योंकि वह दर्द से चिल्लाती है क्योंकि उसके शरीर ने बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया है। इस जन्म के मेल में फिर आते हैं दर्शन। चट्टान पर चित्र बहुत धक्का देने के बाद बेकी ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, लेकिन वह उसे देख नहीं पाए। अचानक जमीन हिलती है और चट्टान के बीच एक विशाल खाई में खुल जाती है और बेकी किनारे पर खड़ी होकर देखती है, जहां वह देखती है कि कई लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हुए एक पुराने पेड़ की शाखाओं से चिपके हुए हैं। बेकी चिल्लाती है और पीछे हटती है, इससे पहले कि थकावट उस पर हावी हो जाए और वह बेहोश हो जाए। कुछ क्षण बाद वह अपनी आंखें खोलती है और बच्चे के बारे में पूछती है। हैरानी की बात यह है कि जब वह उसे शांत करता है और उसे थोड़ा पानी देता है तो कैल्हो जवाब देता है। वो एक बच्चे को भी पकड़ता है और उसे आईटी दिखाता है, जिससे बेकी को राहत मिलती है क्योंकि वह फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कईल उसे खाना खिलाना शुरू कर देती है और बेकी इतनी भूखी है कि वो ये सब ले लेती है। कईल कहती है कि यह घास और बीज है, लेकिन बेकी सोचती है कि इसका स्वाद कुछ और है और वह तब घबरा जाती है जब उसे पता चलता है कि वो मानव मांस खा रही है और कईल वास्तव में रॉस है। इस बीच ट्रैविस बुरी तरह घायल हो गया है।
फिर भी वह बेकी को खोजता रहता है। आखिरकार वह उसे जमीन पर अकेला पाता है और जब बेकी बच्चे के बारे में पूछती है, ट्रैविस उसके पेट को छूता है और महसूस करता है कि बच्चा चला गया है क्योंकि वह दुख में रोता है। टोबिन फिर से प्रकट होता है और उसे बताता है कि रॉस ने सभी को मार डाला। वह ये भी समझाता है रॉस कभी रुकने वाला नहीं है और वह उन्हें बार बार मारेगा। भयभीत टोबिन रोने लगता है, इसलिए ट्रैविस उसे गले लगाता है और कहता है कि वो किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने देगा। बाद में ट्रैविस चिल्लाता है और रॉस से पूछता है कि क्या वह उसे मारना चाहता है। रॉस तुरंत घास से प्रकट होता है और ट्रैविस पर हमला करता है और उसे अनदेखा करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। रोकने में प्रसन्न रॉस ने ट्रैविस पर हड्डी से हमला किया और उसे अपने बेटे कोबिन के पीछे जाने से पहले पराजित कर दिया, जो भागने की कोशिश करता है लेकिन रॉस उसे पकड़ लेता है और उसे चट्टान को छूने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। अचानक बेकी उठती है और रॉस को पीछे से मारती है, जिससे उसका टोबन गिर जाता है और बेकी फिर से गिर जाती है। उस समय ट्रैविस हमलों के लिए खड़ा हो जाता है। रॉस उसके सिर को चट्टान से टकराता है और अंत में उसकी गर्दन के चारों ओर कुछ घास बांधकर उसे मार डालता है। फिर ट्रैविस बेकी के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है क्योंकि वह रोता है और नहीं जानता कि क्या करना है। ट्रैविस चट्टान के पास पहुंचता है और टोबन उसे चेतावनी देता है कि यदि उसने उसे छुआ तो वह वहां से नहीं निकल पाएगा। ट्रैविस उसे अनदेखा करता है और वैसे भी आईटी को छूता है, जिससे उसे अजीब लगता है। अचानक चट्टान से एक लाल रोशनी निकलती है और पूरे मैदान में फैल जाती है, मानो क्षेत्र को साफ कर रही हो। ट्रैविस अब रॉस की तरह डरावना दिखता है, जिससे टोबन डर जाता है। लड़का भागने लगता है, लेकिन ट्रैविस उसे रोकता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। रॉस झूठ नहीं बोल रहा था। चट्टान ने ट्रैविस को घास के मैदान का ज्ञान दिया। वह टोबन को प्रवेश द्वार के पास ले जाता है और उसे बेकी और कैल को चेतावनी देने के लिए बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वे दोबारा मैदान के अंदर न आएं। उम्मीद है कि यह लूप को नष्ट कर देगा। फिर वो टोबन को बेकी का हार देता है और उसे मैदान से बाहर धकेल देता है। पलक झपकते ही टोबिन चर्च की अटारी में प्रकट हो जाता है। वो दरवाजा खोलता है और बाहर जाता है, जहां वह सड़क पर बेकी और कैल की कार खड़ी देखता है। वे मैदान में प्रवेश करने ही वाले थे क्योंकि उन्होंने किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुना, लेकिन टोबन उनके पास दौड़ता है और उन्हें रोकता है। ये भ्रमित करने वाला बहुत अजीब लगता है क्योंकि ये उसकी अपनी आवाज़ है जो घास से भी आती है और एक कैल घास के पास आना शुरू कर देता है। टोबिन बेकी से उसे रोकने और उसकी कहानी को मंजूरी देने की भीख मांगता रहता है। उसने उस हार का खुलासा किया जो ट्रैविस ने उसे दिया था। बेकी हैरान हो जाती है क्योंकि वह इसकी तुलना अपने हार से करती है और जब टोबिन ट्रैविस के नाम का उल्लेख करता है तो अंततः बेकी के लिए यह उसके भाई को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। बाद में बेकी कैल को जाने के लिए मना लेती है और वे टोबिन को अपने साथ कार में ले जाते हैं। हालांकि सैन डिएगो जाने के बजाय बेकी ने उसे वापस जाने के लिए कहा क्योंकि उसने बच्चे को मैदान में रखने का फैसला किया है। ट्रैविस बेकी के शब्दों को सुनता है और इस बदलाव से खुश होता है, इसलिए वह लेट जाता है और घास को अपने ऊपर ढकने देता है। और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब